नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आर ओ री एग्जाम निकालना है ना भैया? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। बस अपना डिसिप्लिन जो है ना उसको मत खोइए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, आराम से निकलेगा। बल्कि आपके पास तो देखिए बहुत बढ़िया मौका है। आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम भी लगा हुआ है जुलाई में, फिर आपका आर ओ का होगा। अब बीपीएससी का भी डेट आ गई है, कब? 30 सितंबर। इसका फॉर्म भी भर देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका आर ओ का पेपर भी होना है, इसका भी फॉर्म अभी 2-3 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए। अब जो ये सीरीज है ना आपकी, ये यूपी पीसीएस में भी आपको काम करेगी, आर ओ के लिए तो है ही। साथ ही साथ में आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है बीपीएससी, इसमें भी काम आएगी, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो तो एक ही है। ठीक, बस ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हैं कि जो सिलेबस में इस समय पूछा जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उसी को बेस बना के ये आपके क्वेश्चंस जो हैं बनाए गए हैं। तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। अब मान लो एक पेपर में नहीं निकला कट ऑफ, ठीक है, मान लो ऐसा हो सकता है कि एक पेपर में आप लोग 1-2 नंबर से रह गए। मैं तो चाहता हूं कि हर पेपर में निकले, लेकिन प्रैक्टिकल बात करनी होती है। एक पेपर में 1-2 नंबर से रह गए, दूसरा निकाल लो, तीसरा निकाल लो, चौथा निकाल लो, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा पेपर। चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 270 देख लिए थे, अब 271 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में कौन सा आपका स्ट्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अब जो ये स्ट्रेट होता है ना, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, तो ये जो आपका पड़ता है ना इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है आपकी बेरिंग स्ट्रेट के पास में, ठीक है। अब देखिए बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आप देखेंगे, ये आपका अलास्का है, ये यूएसए का आपका एक राज्य है, ठीक है। और फिर आपको दिखेगा यहाँ पे रशिया। अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो अर्थ है ना वो फ्लैट नहीं है, वो तो आपका एक स्फीयर शेप में है ना। तो इसलिए आपको ये जो रीजन है ना, आप अगर इसको ग्लोब में देखें, वर्ल्ड मैप में देखें, समझ में आएगा। और इधर आपकी पड़ती है आर्टिक ओशन, ठीक है, आर्टिक महासागर। और इधर आपको मिलेगी बेरिंग सी मिलेगी, ठीक है, बेरिंग सी। इसको आप लोग पैसिफिक, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में पैसिफिक ओशन भी लिख के आएगा, वो भी ठीक है, ठीक है। बेरिंग सी भी हो सकता है, पैसिफिक ओशन भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में बेरिंग सी है फिर पैसिफिक ओशन। और जो बीच में ये जो पानी है ना, छोटा सा पानी जो दो बड़ी वाटर बॉडी कनेक्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो देखो, जैसे मान लो रशिया, ये अलास्का, फिर से समझते हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, वो यहीं से पास हो रही है, बीच से पास होते हुए जा रही है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट से। अब ये सीधी लाइन नहीं है। देखो हमने लॉन्गिट्यूड देशांतर की बात करी थी, ये कौन सी वाली? 180 डिग्री। ठीक है, अभी सीधी लाइन नहीं, कहीं कहीं पे ये जिगजैग है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, कहीं कहीं पे मान लो यहाँ पे आइलैंड पड़ गए, देश पड़ गया, अब वहां से अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जाएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसीलिए जिगजैग बनाई गई है, क्योंकि किसी देश से ना निकले। तभी बेरिंग स्ट्रेट से पास होते हुए जाती है, जहां पे पानी है, कोई देश नहीं है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन से होता क्या है, मान लो अगर आप इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हो या यहां से यहां जा रहे हो, तो जैसे ही आप ट्रैवल इस लाइन को क्रॉस करोगे ना, डेट आपकी आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आप इस रीजन में हो, ठीक है, यहाँ पे आप जापान में हो। आपने क्या किया, 31 दिसंबर मनाया, 31 दिसंबर 1 जनवरी की रात आपने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करी। अब आपका मन है दोबारा पार्टी करने का, तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, इसको क्रॉस करके क्या करो, इसको क्रॉस करके आ जाओ इस तरफ, इस तरफ आ जाओ। तो क्या होगा ना आपका, जब आप यहाँ पे आओगे, मान लो 1 जनवरी को यहाँ से आप निकले, फिर जब यहाँ पे आओगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे अभी भी 31 दिसंबर ही है, क्योंकि जो दिन है ना पीछे हो गया। और जब यहाँ से इधर चले जाओगे, उल्टा जाओगे, तो दिन बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं 24 घंटे का अंतर है, ये टाइम जोन का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, कि जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे ना तो डेट में अंतर आ जाएगा। तो ये आपका कहाँ से, बेरिंग स्ट्रेट से पास होके जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट था। जब बल्कि जब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे ना इसको तो हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑन विच रिवर इज द कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? कोल्डम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपकी सतलज नदी पे, ठीक है। आपका डैम बन रखा है, बांध बन रखा है, कौन सा? कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोल्डम जल विद्युत परियोजना, ठीक। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका मतलब यहाँ पे बिजली बनेगी, ठीक। अब सतलुज नदी जो है ना आपकी, ये भी आपकी मानसरोवर लेक के पास में निकलती, राक्षस राक्षस ताल है उसके पास से निकलेगी, ठीक है, मानसरोवर झील के। मानसरोवर झील के पास से आपकी कई नदियां निकल रही है, एक आपकी सिंधु नदी निकल रही है, एक आपकी फिर सतलज निकल रही है, और आपके पूर्व में जा रही ब्रह्मपुत्र। सब इसके आसपास से निकलती है, ठीक। अब सतलज नदी पे ना आपकी एक और डैम जो है बहुत फेमस बन रखी है, वो है आपकी भाखड़ा डैम, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सतलज नदी जो है ना आगे इंडस नदी से जाके मिल जाती, सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन हैज बीन बिल्ट? भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना है?
अब देखिए जो आपका सोलर नॉर्मल जो सोलर सेल होता है ये क्या होता है, मान लो छत आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, उस पे छत पे आपने क्या लगा दिया, सोलर सेल लगा दिया, तो यहाँ पे आपका सूरज है, ठीक, यहाँ से जब सनरेज आएंगी तो सीधा सीधा ये क्या सोलर सेल किसको, ये सनलाइट को आपकी सूर्य किरण को किस में बदल देगा, बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा, ठीक। ये तो आपका नॉर्मल सोलर सेल हो गया। एक है आपका सोलर थर्मल प्लांट, इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे भी आपका क्या कहते हैं वो लगा होगा कलेक्टर, जहाँ पे आपकी जो सनरेज आ रही हैं वो कलेक्ट होंगी, लेकिन यहाँ पे एक आपका फ्लूइड भी होगा, जो जो रेस आ रही ना वो इसको गर्म करेगा, फ्लूइड को, ठीक है, फ्लूइड को गर्म करेगा और फिर ये क्या करेगा, भाप बनाएगा, स्टीम बनाएगा, जब स्टीम बनाएगा उसके बाद में कॉइल लगी होगी उसको घुमाएगा, तब जाके बिजली बनेगी, ठीक है। जो आपका कोयला वाला पावर प्लांट होता है ना उसमें भी होता है, कोयले को जलाया जाता है, उससे क्या बनेगी, आपकी भाप बनती है, और फिर वो किसको घुमाता है, कॉइल को घुमाता है, फिर बिजली बनती है। जो सोलर थर्मल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, डायरेक्ट बिजली नहीं बन रही, पहले स्टीम बनेगी, फिर कॉइल घूमेगी, फिर बिजली बनती है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब ये है कहाँ पे, ये बना था आपके राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में आपका रेगिस्तान इलाका, वहां पे आसानी से आपकी जो सूर्य की किरण है ना बिना किसी ऑब्स्टेकल के आराम से आ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोले जरा कौन कौन से ऐसे देश है, कौन सा ऐसा देश है जो रेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता लाल सागर के साथ में, ठीक है। अब देखिए आपका लाल सागर पड़ेगा कहाँ पे, एक बार समझ लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत, इससे अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो ये आपको मिला अरेबियन पेनिनसुला, और फिर यहीं पे आपको क्या दिख जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख जाएगा, ठीक है, ये अफ्रीका आपका जा रहा है आगे बनेगा, ठीक। और जो ये वाली जगह है ना, ये जो पानी है ये है आपकी रेड सी, ठीक, ये आपकी रेड सी लाल सागर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझो ये सऊदी अरेबिया ये भी बॉर्डर कर रहा है, यमन भी बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, सऊदी अरेबिया आपका यहाँ पड़ रहा है, फिर यमन आपका ये है, ठीक, मैं इसको डार्क शेड कर रहा हूँ समझ जाइए, सूडान जो है इधर पड़ेगा अफ्रीका में, कजाकिस्तान जो है ना वो सेंट्रल एशिया में, वो यहाँ आता है, तो ये तो बॉर्डर कर ही नहीं रहा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर कहाँ पे बना था, न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पहला इंडिया में कब, प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये करी गई थी, याद करिए, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये बना था आपका तारापुर में, कहाँ पे, तारापुर में, कहाँ है तारापुर, ये है आपके महाराष्ट्र में, ठीक? ये ऑपरेशन में कब आया था, कंस्ट्रक्शन तो पहले ही चालू हो गया था, इसको जो ऑपरेट करा गया था, ऑपरेशन चालू करा गया था वो करा 1969 में, ठीक। अब एक चीज न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक चीज समझनी है आपको, कि अगर मान लो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, इसके पीछे एक रिपोर्ट भी निकली थी, तो हमें जो बिजली बनानी है ना उसमें जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए ना, परमाणु ऊर्जा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी वैसे वैसे नई नई आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगेंगी, जिसको क्या चाहिए होगी, बिजली की डिमांड, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो होगी ना बढ़ती जाएगी, नए मॉल लगेंगे, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज्यादा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेंगे, एसी और लगाने लगेंगे, तो आपकी बिजली की डिमांड बढ़ेगी। और आप सोचोगे अगर सिर्फ ये सब कोयला पूरा कर दे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, कोयला कितनी एनर्जी बनाता है, कितनी बिजली बनाता है टोटल, वो आपकी बनाता है 49% आपकी परसेंट बनाता है, ठीक है, बाकी सब ये छोटी मोटी है। न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है, ये आपकी 1.6 से लेके सिर्फ 2% है, तो इसीलिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करना है, बढ़ाना है। ये पीछे एक रिपोर्ट भी निकली थी, आईआईएम अहमदाबाद ने रिपोर्ट निकाली थी कि अगर भारत को डेवलप बनना है तो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे न्यूक्लियर एनर्जी के भैया कुछ फायदा है, हाँ बिल्कुल फायदा है। पहली चीज तो ये है कि आपकी क्लीन एनर्जी है, ठीक है, इससे आपका ग्रीन हाउस का एमिशन नहीं होता है, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो आपका कोयला है, कोयला फॉसिल फ्यूल, ये तो आपको मंगाना पड़ता है, इंडिया में भी मिलता है लेकिन बाहर से भी मंगाना है। न्यूक्लियर एनर्जी में जो थोरियम यूज होगा ना, यूरेनियम भी होता है, थोरियम, वो इंडिया में मिल जा रहा है आसानी से, ठीक। उसके बाद में क्या है, ये मान लीजिए, मान लो कहीं युद्ध चल रहा है तो बाहर से फॉसिल फ्यूल आने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे इंडिया में, कोयले के मुकाबले इसका यूनिट जो होगा ना, जो पर यूनिट कॉस्ट होगा, इसका प्राइस वो काफी कम होगा। इसका बस एक डिसएडवांटेज है, जब इसको शुरू में लगाना होता है ना, तो इसमें जो पैसा खर्चा करना होता है इन्वेस्टमेंट, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपकी बिजली बन गई उसके बाद में जो इसका वेस्ट होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो काफी जो है उसको डिस्पोज करने में समस्या आती है, तभी जो लोग हैं ना इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये हमें नहीं लगवानी। गाँव में जब भी कहीं लगना होता है तो गाँव वाले प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या, हमें एक बैलेंस रास्ता निकालना है, उनसे भी पूछ पाछ करके, ठीक है, सबसे आपका क्या कहते हैं ओपिनियन लेके ही हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मान लो डेवलप्ड बनना है तो न्यूक्लियर एनर्जी को हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहले वाला, फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भोपाल में नहीं, ये है आपके धनबाद में। धनबाद कहाँ पे, आपके झारखंड में, ठीक है।
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, धनबाद में, तो ये मैच सही नहीं है। के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला जा रहा है कौन, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उपभोक्ता सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है, सबसे ज्यादा खा भी रहा है दालें, और आयातक फिर उसके बाद में इंपोर्ट भी कर रहा है, वो कौन सा देश है, तो भैया वो है हमारा प्यारा इंडिया, हम ही है। ठीक है, हम यहाँ पे दाल जो है सबसे ज्यादा उगाते भी हैं, भारत में सबसे ज्यादा दाल उगती भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कंज्यूम भी बहुत करते हैं। ठीक है, उसको खाते भी बहुत हैं, डेली हमारे यहाँ बनती है। फिर इसके बाद में कमी भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें बाहर से फिर मंगाना भी पड़ता है। ठीक, तो तीनों चीज़ कहाँ, इंडिया में। अब एक चीज़ ये समझो, इंडिया में जो है ना, पहली चीज़ तो यहाँ पे कल्चर जो है, उसकी वजह से हम लोग को नॉनवेज खाने को, काफ़ी लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, कल्चर की वजह से वो कहते हैं कि हमें नहीं खाना। अब लेकिन अगर आपको बैलेंस डाइट रखनी है ना, तो प्रोटीन तो चाहिए। अब प्रोटीन, अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो प्रोटीन का कौन सब्सिट्यूट है, तो होती हैं आपकी दालें, पल्सेस होती हैं आपकी। ठीक है, तब दाल आपको खानी पड़ेगी, इसीलिए इंडिया में जो दाल का कंजम्पशन है ना काफ़ी है। उत्तर भारत में तो आप देखेंगे हर रोज जो है एक नई दाल बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जूट को लेके बोला जा रहा है, जूट को लेके गलत कथन चुने। पहली चीज तो ये समझिए जूट है क्या। देखिए ये एक आपका फाइबर है। फाइबर क्या होता है, एक आपका धागा समझ लो, थ्रेड समझ लो, जिससे हम कुछ बना सकते हैं, जैसे कपड़ा बना सकते हैं या कोई पैकेट बना सकते हैं। जैसे आपका कॉटन है, कपास, ये भी एक आपका फाइबर है, थ्रेड। ठीक है, प्लांट से उगेगा आपका कॉटन। ठीक है, थ्रेड फाइबर बोल दो, और पतला पतला थ्रेड उसको आपका बना के फिर क्या बनता है, फाइबर बन जाता है। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान रखनी। फिर अब यहाँ पे इंडिया में जूट की जो कल्टीवेशन है वो आपको कहाँ दिखेगी, वो आपको पूर्वी रीजन में दिखेगी, ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पे आपको वेस्ट, पश्चिम बंगाल में काफी दिखेगा, और फिर बांग्लादेश जो अलग ही देश है, यहाँ पे भी काफी होते हुए दिखेगी जूट की खेती। ठीक, उसके बाद में ये समझिए जूट आपका यूज कहाँ पे आता था, जैसे बोरी वगैरह आप देखते होंगे ना। आप मान लो कोई क्या कहते हैं, कुछ सीमेंट लाए या कुछ भी अलग अलग चीज लाए, जो बोरी बनती थी ना पहले, वो जूट के कपड़े की बनती थी, जूट के फाइबर की बनती थी। यूज इसका काफी था जूट का। लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो रहा है ना, अलग अलग फाइबर आ गए, केमिकल वाले आ गए, सिंथेटिक बोला जाता है। ठीक है, वो उसमें केमिकल डाल के अलग तरीके से बनते हैं, और वो जूट से सस्ते भी पड़ जाते हैं, इसीलिए अब जो मार्केट में ना वही चलता है। ठीक है, जो सिंथेटिक आपके जो फाइबर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो वहां पे इंडस्ट्री है ना, उसको काफी नुकसान भी है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी काफी को मिल रखा है। पहले तो किसान जो खेती कर रहा है, उसके बाद में जूट जो है फैक्ट्रियों में भी तो जाएगा ना, उनको भी वहां पे भी लोग एम्प्लॉयमेंट मिल रखा है। तो जूट को जो है, जूट खेती को भारत में खतरा तो है ही, तो आगे समझते हैं। देखिए पहली चीज तो इसको कौन सा चाहिए होता है, एल्यूवियल सॉइल चाहिए होता है, जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, ये भी सही है। रेनफॉल भी हैवी चाहिए। ठीक, फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का कौन है, वो आपका इंडिया है, फिर बांग्लादेश आता है, ये भी सही है। एमएसपी में भी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, मान लो किसान ने भैया क्या करे, खेती करी, कुछ आपके उगाया कोई क्रॉप, उसके बाद में क्या हुआ, वो क्रॉप का प्राइस जो एकदम गिर गया, अब किसान क्या करेगा, किसान बेचने जाएगा, प्राइस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उगाने में, मान लो उगाने में 100 रुपए लगे, किसान को लगा ये 150 की बिक जाएगी, लेकिन हुआ क्या, क्या कहते हैं, आप समझ लो किसी भी कारणवश वो जो प्राइस है ना उसका, जब पूरा तैयार हो गई, 50 रुपए हो गई, तो अब क्या होगा भैया, अब तो किसान को बाकी पैसा जो है नुकसान चला गया। तो इसको नुकसान से बचाने के लिए आपका सरकार कहती है हम जो है कुछ भी हो जाए, आपका 100 रुपए लागत है, हम इसको 120 में खरीद लेंगे, हमें आके बेच देना, कहीं ना बिके ना तो हमें आके बेच, ये होता है एमएसपी। तो एमएसपी में भी है। तो दूसरी तीसरी सही है आपकी, फोर्थ वाली भी सही है। जो पहली वाली बोली जा रही है ना, इसको वार्म और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए, ये गलत है, इसको चाहिए होता है थोड़ा गर्म आपका टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 से लेके 35 डिग्री, और हाई ह्यूमिड भी चाहिए होता है। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब इसमें बात हो रही है कोल बेड मीथेन के बारे में बात हो रही है कि कोल बेड मीथेन के ये कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में। पहली चीज तो ये देखिए, ये आपके कोयला नहीं है, जो कोयला जहां मिल रहा है वहां पे आपको गैस भी मिलेगी। ठीक है, और उस गैस को क्या बोला जाएगा, कोल बेड मीथेन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कोल बेड मीथेन ये गैस है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की तरीके ही आपकी गैस होती है। ठीक है, और यह सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी भैया, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, झारखंड में, तो ये भी कहाँ मिलेगी, झारखंड में। और ये समझिए ये गैस जो है ना, इसके काफी यूजेस भी हैं, और ये जो है आपका इतना इमिशन करती भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इतना इमिट नहीं करती है। फिर क्या है, हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें थर्ड हाईएस्ट लेंथ है नेशनल हाईवे की। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तीसरी सबसे अधिक है। अब देखिए पहली चीज तो ये समझिए, अगर मान लो किसी भी देश को तरक्की करना है, तो वहां पे रोड वगैरह ना तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल हाईवे अच्छे होने चाहिए। भारत ने जो इसमें काफी अच्छा काम किया, क्यों चाहिए,
मान लो हमें, जैसे मान लो सूरत जो है इधर आपको गुजरात दिखेगा, यहाँ पे कपड़ा जो मिल्स है ना काफी ज्यादा है, कपड़ा बनना है। अब आपको उसको पहुंचाना है तमिलनाडु में, तो भैया जब रोड नहीं होगी तो कैसे पहुंचाओगे? जब अच्छी रोड बनी होगी तो जल्दी पहुंच भी जाएगा। उत्तर प्रदेश पहुंचाना उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा, पश्चिम बंगाल पहुंचाना पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगा अच्छी रोडों से। हवाई जहाज से बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज में एक इंसान को अगर जाना हो तो बहुत महंगी उसकी टिकट होती है। ट्रेन की और सस्ती होती है, और रोड से जाओ तो और सस्ता पड़ता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद मान लो हमें एक्सपोर्ट करना है, मान लो यहाँ पे कुछ खेती हो रही है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है, अब हमें उसको एक्सपोर्ट करना है बाकी देशों में। मान लो रोडें ही खराब बन रखी हैं, तो उसको उत्तर प्रदेश से मुंबई, यहाँ जैसे मान लो क्या कहते हैं हम जो है, हमें दुबई जो है ना, दुबई में बासमती चावल भेजने हैं अपने, क्योंकि ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे जो आपके वो वाले देश है ना, अरेबियन पेनिनसुला वाले, वहाँ पे ज़्यादा खेती तो होती नहीं, रेगिस्तान है, और भैया बिरयानी तो खानी है, तो चावल कहाँ से लेते हैं? भारत से लेते हैं, ठीक है। मान लो भैया हमें बासमती चावल भिजवाना है, यहाँ पंजाब रीजन में ज़्यादा और आपका पश्चिम बंगाल रीजन में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोड अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये मुंबई पहुंचेगा, ठीक, और फिर यहाँ से शिप से जाएगा। मान लो रोड ही खराब है, ये पहुंचने में इन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया हमें 1 हफ्ते में भेज देना, और यहाँ रोड ही इतनी खराब है, हम पहुंचवाई 1 महीने में रहे, तब तक तो कोई और ऑर्डर दे जाएगा। इसीलिए अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, अपनी आर्थिक ग्रोथ बढ़ानी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था सही करनी, तो रोडों पे काम करना पड़ता है। और भारत में नेशनल हाईवे जो है काफी अच्छे से डेवलप है। अब इसमें बोला जाए तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान। अब देखिए ये जो है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कभी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग डेटा दे रखा है। ऐसा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वहां पे आएगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन अभी के लिए आप राजस्थान को ध्यान रखिए। अब एक टर्म आप और समझते होगे, एक्सप्रेस वे। तो एक हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या अंतर होता है? तो मान लो एक आपका हाईवे जा रहा है, यहाँ पे क्या ना, इधर से भी आके रोड मिल जाएगी, इधर से भी रोड मिल जाएगी, कुछ शहर पास में, शहर से भी रोड मिल जाएगी, तो कोई भी हाईवे में जा सकता है। लेकिन जो आपका एक्सप्रेस वे होता है ना, उसमें कोई रोड आके नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर आपका एक्सेस रेगुलेट, जहाँ यहाँ पे टोल टैक्स भरोगे ना, पैसा दोगे टोल वालों को, तब जाके आगे एंट्री होगी। ना ही यहाँ से कोई रोड आएगी, ना ही कोई जानवर दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो है ना ग्राउंड से भी थोड़ा इसको एलिवेटेड बनाया जाता है, थोड़ी हाइट में। और अगर हाइट में कहीं नहीं बन पाए तो भैया बाउंड्री वॉल लगा देंगे। तो ये अंतर है हाईवे और एक्सप्रेसवे में। और रोड क्वालिटी थोड़ी यहाँ और अच्छी होती है। तो यही थे आपके क्वेश्चंस, यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, सीरीज से जुड़े रहिए, बढ़िया से जो है ना आपके सारा सिलेबस जो है प्रिपेयर हो जाएगा। सुबह हिस्ट्री की आपकी सीरीज चल रही, उसको जाके देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, अभी तो उसमें मैं मध्यकालीन भारत करा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, उसको जाके पढ़ लीजिए, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए नमस्कार।